स्टार्ट रिकॉर्डिंग। अब हम लोग चलते हैं अपनी स्क्रीन पर, और मैं बता दूं आपसे कि यहाँ हम लोगों ने सारी टॉपिक अभी तक कवर कर लिया है चैप्टर 1 में। ठीक है, तो चैप्टर 1 के हम लोगों ने 6 टॉपिक अभी तक पढ़ लिए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स हमारा लास्ट टॉपिक था, इसके बारे में सारे डिस्कशन हमने कर लिए हैं। हर टॉपिक के हमने आपको थ्योरी सिलेबस दिया हुआ है। थ्योरी भी अभी चेंज होगा। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सर ने जो बुक में थ्योरी दिया हुआ है बस वही तो उठा के कॉपी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आज आप देखेंगे आपको एकदम नई थ्योरी मिलेगी, क्वेश्चंस भी नए मिल रहे हैं और थ्योरी भी आपको नहीं मिलेगी। अगर आप लोग इन सब चीज़ों को, जो मैंने ये सारे फ्री क्लासेस लिए हैं, डेमो क्लासेस लिए हैं, इनको देखना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन पर आप चले जाइएगा। एप्लीकेशन का लिंक अगर आपको नहीं मिल रहा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, वहां से एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और वहां पे जाने के बाद एक न्यू कोर्स आपको मिलेगा, यूपीएलटी और यूपीटीजीटी करके एक न्यू कोर्स लॉन्च किया है मैंने। वहां पर आपको, आप उसमें फ्री में भी एक्सेस कर पाएंगे कुछ चीज़ों को। ठीक है, तो वहां पे आप फ्री में भी देख सकते हैं चीज़ों को आराम से, जो भी इजी है। अगर आप इसका पीडीएफ निकालना चाहते हैं टॉपिक वाइज एमसीक्यू का, तो इसको भी कर सकते हैं। और बता रहा हूं मैं कि वहां पर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्विजेस भी। जो क्विजेस होता है, आपको अगर बार बार लगाना है क्विज उस टॉपिक का, और जो मैंने कराया है क्लास में वो तो कम टॉपिक है, बता दूं मतलब कम क्वेश्चंस है, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता है, इसलिए सारे क्वेश्चन ज्यादा लगा नहीं पाता हूं, क्योंकि वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस है। बट आपको एक टॉपिक से, जैसे सिंपल एमसीक्यू आप चाहते हैं कि मुझे सिंपल एमसीक्यू इस टॉपिक से 50 चाहिए, 50, तो वो 50 एमसीक्यू आपको उस क्विज में मिल जाएगा। ठीक है, अभी देखिए कुछ दिनों तक ये सब चीजें फ्री चलेंगी। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो आप वहां से, अगर आपको ये सब चीजें सिस्टमैटिक वे में चाहिए कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चलिए, आपको सारे नोट्स इजी वे में मिलते रहे, सारे क्वेश्चंस यहाँ टॉपिक से मिलते रहे, जिससे आपकी तैयारी एकदम स्मूथ हो सके, तो आप वहां पर जाकर एक्सेस कर सकते हैं। एप्लीकेशन में किसी को प्रॉब्लम होगी तो जो हमने नंबर क्वेश्चन दिया है, मोबाइल नंबर अपने अभी दिखाऊंगा मैं स्क्रीन पर, आप उस पर कॉल करके लिंक ले सकते हैं। कभी कभी गूगल प्ले स्टोर पर आपको नाम नहीं मिलेगा। एक्चुअली क्या प्रॉब्लम हुई थी मैं बता दूं, गूगल प्ले स्टोर पे कंसोल में, प्ले कंसोल में ये प्रॉब्लम हो गई थी कि मैंने पावर हाउस के नाम से उसको बनवाया। मेरा मेरा आप जानते हैं चैनल का नाम भी पावर हाउस है। तो पावर हाउस जब मैं उसमें ऐड कर रहा था प्ले कंसोल में, तो गूगल ने उसको सोचा कि ये गवर्नमेंट वेबसाइट है। सो गवर्नमेंट वेबसाइट के रूल्स रेगुलेशन अलग होते हैं, इसलिए उसको लॉन्च नहीं होने दे रहा था। सो मुझे बाद में उसको फिजिकल एजुकेशन के नाम से लॉन्च करना पड़ा, ओनली फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, सो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, तो कोई बात नहीं है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे एफ्रो एशियन गेम्स ही नहीं पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो आप जानेंगे कि टॉप 20 हमारे इंडिया में स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं, जहां से फिजिकल एजुकेशन के बेस्ट नॉलेज आप लेते हैं और अपने करियर को बनाने में हेल्प करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की हम लोग क्लासेस। फिर से बता दूं आप लोगों को कि हम लोग नया बैच सुपर 60 स्टार्ट करने वाले हैं। और ये भी बता दूं कि सुपर 60 में जब तक ये सारे बच्चे ऐड नहीं होंगे, देन मैं अपना बैच नहीं चलाऊंगा। ये भी एक बात ध्यान रखिएगा कि 60 बैच, जब तक 60 स्टूडेंट नहीं होंगे तो बैच नहीं चलेगी। अभी तक हमारे पास 25 स्टूडेंट्स आ चुके हैं, जिनका कि हमारा क्लियर हो चुका है सारी चीजें। तो अभी हरिया जल्दी से आप करिए। मैंने 20 स्टूडेंट्स बोला था कि जो फर्स्ट आएंगे उनको 30% का डिस्काउंट है, और दूसरा हमने बताया था कि जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट है उनके लिए भी 30% का डिस्काउंट है। ठीक है, तो ये लोगों के लिए 40 सीट्स हमने पहले ही बुक कर रखी है। ओनली बाहर के 20 स्टूडेंट्स और आएंगे अगर बाद में तो चलेगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, बाद में आप लोग ये नहीं कहिएगा नहीं होगा तो मैं वापस कर दूंगा, कोई बैच नहीं चलाऊंगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है नोट्स बनाना सीरियल आपके साथ। 3 महीना मुझे पूरा टाइम देना होगा प्रॉपर। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 60 स्टूडेंट से नीचे होंगे तो वी आर नॉट एबल टू कंटिन्यू द बैच। ओके, वैसे हम लोग वीक में 2 डेज आएंगे, हम लोग आते रहेंगे, मैं आता रहूंगा। तो वैसे हम लोग फिर वीक में 2 डेज आपको आकर आपका जो भी कॉन्सेप्ट होगा उस पर हम लोग क्वेश्चंस और थ्योरी वगैरह सॉल्व करेंगे। तो 2 से 3 दिन जो समय मुझे मिलेगा प्रॉपर तरीके से, तो मैं वहां पर आपको समय दूंगा। ठीक है, अगर बैच नहीं चला तो। ठीक है, इस तरह की चीजें भी आ रही तो जल्दी से उसको जुड़ जाइए, नहीं तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं मार्केट में तुरंत बुक लॉन्च कर दूंगा। फिर आप लोग समझिए सभी के लिए हो जाएगी फिर वो। एकदम बात नहीं करना, माइक माइक ऑफ करिए पहले आप। आपको जो भी क्वेश्चन करना है लास्ट में, पहले मेरी बात हो जाने दीजिए। डोंट, ये हमारी बुक है, जो लोग अभी नहीं जानते पहली बार आए हैं वो जान लें, ये अच्छी बुक है और सभी के लिए इस समय है। ठीक है,
आप इसको भी ले सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एफ्रो एशियन गेम। लास्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कितने बच्चे ऐड होने के लिए लाइन में है। इसके बाद मैं स्टार्ट करेंगे। हो गया हमारा आज का। और तो एफ्रो एशियन गेम जल्दी आपको किसी बुक्स में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही पुराना गेम रहा है और एक ही बार हुआ, इसलिए इसके बारे में ज्यादा होता नहीं है। बट यूपीएलटी ग्रेड के सिलेबस में है, सो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, इसको हम लोग सोचते हैं और इसीलिए इसको हमें पढ़ना पड़ेगा। देख सकते हैं कि जो एफ्रो एशियन गेम हुआ था, इसके बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी लेंगे, विद फिगर के साथ आपको ये चीजें मिलेंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो एफ्रो एशियन गेम है वो है क्या। एक्चुअली अफ्रीकन कंट्री और एशियन, सॉरी कंट्री नहीं, कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एथलीट्स के बीच और एशियन कॉन्टिनेंट महाद्वीप देशों के खिलाड़ियों के बीच एक गेम्स को ऑर्गेनाइज किया गया, जिसका नाम रखा गया एफ्रो एशियन गेम्स। यह गेम 2003 में ऑर्गेनाइज किया गया था भारत में। ठीक है, पहली मेजबानी इसकी किसने किया था? तो भारत ने किया था। आप देख सकते हैं कि उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे प्रधानमंत्री थे। चलते हम लोग आगे। और ये जो होस्ट सिटी था उस समय, मेजबान शहर जो थी वो हैदराबाद इंडिया थी। मेजबान सिटी कौन थी? हैदराबाद इंडिया थी। और जो इसका तिथि था वो था 24 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच 2003 में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, तो ये चीज हम देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ आपको। इसका जो मेन स्टेडियम था जहां पर इसका वो हुआ था, आपका ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी, मेन जो स्टेडियम था उसका नाम था गची बाउली एथलेटिक स्टेडियम, जिसकी कैपेसिटी 30,000 थी। और ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी यहीं पर हुआ था ना। तो कभी कभी ये पूछ सकता है, सो इसलिए हमने इसको बता दिया। आपको मैंने फिगर वाइज भी दिखा दिया है। सो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं लोगो की। तो वहां पे जो लोगो था, देखिए लोगो चार मीनार था। अब इसको लोगो मत समझिएगा, ये मैस्कॉट है। ये क्या है? ये मैस्कॉट है। लोगो आपका चार मीनार था, और चार मीनार को जो है इस तरह से पर्ल, पर्ल मतलब जो मोतियों की माला है, मतलब इस तरीके से इसको वो किया गया था। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर की गई थी। तो लोगो जो था वो चार मीनार था, और हैदराबाद का जो प्रसिद्ध स्मारक है मोतियों की माला से घिरा हुआ चार मीनार, इस तरह का एक लोगो डिजाइन किया गया था एफ्रो एशियन गेम के लिए, जो पहला एफ्रो एशियन गेम हैदराबाद में खेला गया था। इसके बाद मैस्कॉट की बात कर लेते हैं। तो मैस्कॉट का था शेरू, नाम था उसका। हम लोग उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से, दोनों ही सही है। एक कार्टून लायन था शेरू, जो कि मैस्कॉट था। आगे हम लोग बात करेंगे जो इसके थीम सॉन्ग था, कम टुगेदर टू सेलिब्रेट एफ्रो एशियन गेम्स, ये हमारा थीम सॉन्ग था। और ओपनिंग सेरेमनी जो हुई थी, ठीक है, उद्घाटन समारोह जो हुआ था 5:30 बजे स्टार्ट हुआ था। और बॉलीवुड एक्टर जो प्रियंका चोपड़ा थी वो इसके, ठीक है, इस दौरान यहाँ पर ओपनिंग सेरेमनी में प्रतिभाग की थी। और इसका जो ड्यूरेशन था ओपनिंग सेरेमनी का, लगभग 2 घंटे 40 मिनट चले थे सारे। ठीक है, 30,000 लोग आए थे। आगे बात कर लेते हैं, कुछ हाइलाइट्स की बात कर लेते हैं हम लोग। तो अराउंड 12,000 स्कूल चिल्ड्रेन, लगभग 12,000 स्कूल चिल्ड्रेन स्टेडियम में मौजूद थे इस कल्चर को, इस स्पोर्ट्स इवेंट्स को देखने के लिए। ठीक है, और जो उस समय चीफ गेस्ट थे ओपनिंग सेरेमनी में जिन्होंने ओपन किया था, वो थे हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी जी ने इसकी ओपनिंग सेरेमनी की थी, डिक्लेयर किया था इस गेम को ओपनिंग की। और एथलीट की तरफ से जो ओथ लिया था, मतलब एथलीटों की तरफ से जो भारतीय खिलाड़ी ने ओथ लिया था, वो शूटर अंजलि भागवत, सॉरी, शूटर अंजलि भागवत जी ने किया था। अभी मैं फोटो भी दिखाऊंगा उनका, आगे आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये चीज, ये अंजलि भागवत जी हैं शूटर। तो एल के अडवाणी, याद रखिएगा अगर पूछा जाएगा आपसे ये क्वेश्चन कि ओपनिंग सेरेमनी में किसके द्वारा की गई थी, तो भारत की जो उप प्रधानमंत्री थी लाल कृष्ण आडवाणी, उनके द्वारा की गई थी। और अंजलि भागवत जो थी वो खिलाड़ी को शपथ दिलाने वाली एथलीट थी भारत की तरफ से। ठीक है, तो ये चीज हम जाएंगे। ठीक है, और चीफ गेस्ट आपके क्लोजिंग सेरेमनी की बात कर ले, तो क्लोजिंग सेरेमनी में जो थे
चीफ गेस्ट वो थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, जिन्होंने इस गेम को क्लोज किया था, ठीक है। क्लोजिंग सेरेमनी के जो हमारे चीफ गेस्ट थे वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, तो ये आप देख सकते हैं। और राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने खेलों का समापन किया और आतिशबाजी और भारतीय सेना की उड़ान का प्रदर्शन भी हुआ था, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। और बता दूं आपसे, जो परफॉर्मेंस हुआ था, इजिप्टियन सिंगर एक आया थे, ठीक है, हिशाम अब्बास उनका नाम था, उन्होंने भी किया था। इंडिया का जो सिंगर थे रेमो फर्नांडिस, इन्होंने उसमें सिंगिंग का काम किया था, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग और देख लेते हैं कि क्या क्या इवेंट्स थे उस समय। देखिए इतने सारे गेम्स थे, तो इवेंट्स कितने थे, तो टोटल 131 इवेंट्स थे। देखिए इवेंट्स अलग होते हैं और गेम्स अलग होते हैं, आप लोग मिक्स मत करिएगा। जैसे एथलेटिक्स एक इवेंट होता है, ठीक है। अब एथलेटिक्स की 41 स्पर्धाएं थी। अब आप बोलेंगे कि सर एथलेटिक्स में तो 24 ही इवेंट्स होते हैं, तो यहाँ मेल फीमेल दोनों को अलग अलग किया गया, ठीक है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। हम लोग बात कुछ इवेंट्स ऐसे होंगे जैसे 50 किलोमीटर रन वॉक, 50 किलोमीटर वॉक होता है जो, वो फीमेल में नहीं होता। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आप लोग इस पे आर्ग्यू ना करिएगा, ठीक है। किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत थोड़ा सा तेज जा रहा हूँ, प्लीज एक बार अपना कमेंट करिएगा। एक बार आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, मुझे आप लोग को लग रहा है कि बहुत तेज जा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी, हाँ ठीक है, ठीक है। और एक बात आप निश्चित मान के चलिए कि हम लोग बैच जितना भी लेट शुरू करेंगे, ठीक है, अपना जो बैच शुरू करेंगे हम लोग जितना भी लेट, आप निश्चिंत रहिएगा, उसको आपका एग्जाम डेट से पहले पूरे तरीके से तैयारी कराने की जिम्मेदारी मेरी होगी। ऐसा नहीं है कि ये आधा सिलेबस करा के आधा नोट्स बांट दिया, आपको बोला कि अपने से पढ़ लो आगे, ऐसा नहीं करूंगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं 2 आवर्स, 1.5 आवर्स भी आपकी क्लास लूंगा। मैं कराऊंगा निश्चित, इस बात की पूरी गारंटी है, ठीक है। पूरा अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको एक सीक्वेंस में सारी चीजें मिलेंगी। गुड, तो चलते हैं हम लोग बैक टू द अपने स्लाइड पे आते हैं। आगे हम बात करेंगे बॉक्सिंग के 11 इवेंट्स थे, फुटबॉल के एक इवेंट, क्योंकि फुटबॉल में एक ही होता है और कोई था नहीं। जैसे अब कभी कभी आपने सुना होगा आजकल फुटबॉल में 7-6 है, ऐसे करके भी खेल रहे हैं, 6 वाला भी कर रहे हैं, 5 वाला भी कर रहे हैं। फील्ड हॉकी में 2 इवेंट्स थे महिलाओं और पुरुषों के लिए। शूटिंग में कुछ 16 इवेंट्स थी। स्विमिंग के लिए 38, हालांकि ये याद करने की जरूरत नहीं आपको है, बस आपको बताना है कुल 8 खेल वहां पर हुए थे, जिनके की 131 इवेंट्स थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पार्टिसिपेशन की बात कर लेते हैं। टोटल 96 कंट्रीज एशियन कॉन्टिनेंट से और अफ्रीका कॉन्टिनेंट से, टोटल 96 कंट्रीज पार्टिसिपेट थी। आइए बात करते हैं कि एशियन से कितनी थी, तो 43 कंट्री एशियन नेशन थे और अफ्रीका से 53 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था। टोटल एथलीट्स जो थे वो मोर देन 2000 एबव थे, इससे ज्यादा ही थे, यहाँ कम दिखा रहा है। ऑफिशियल्स आपके 120 कंट्रीज से आए थे, कुल कितने 1565। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूछ सकता है आपसे, ये तो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर रेफरेंस से पूछ सकता है तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है कि अफ्रीका नेशन से कितने देश आए थे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे आप लोग। और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर फिगर भी दिखाया है कि रशिया ये एशियन में आता है और अफ्रीका में देखिए ये सारे कंट्रीज आते हैं। कोई भी चीज हमारे स्लाइड में या मेरे नोट्स में दिया गया है, एक एक लाइन, जो एक एक लाइन है या एक एक चीजें हैं, वो सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज ऐसे ही नहीं दिया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसीलिए बुक को हो सके, जो मैंने बुक निकाली है शारीरिक शिक्षा का अंतिम ब्रह्मास्त्र, उस बुक को आप कम से कम, मैं बढ़िया बताऊं तो कम से कम आपको 10 बार पूरा रिवीजन करना चाहिए, 10 टाइम्स। उसके बाद कहीं जाकर उसकी सारी लाइनें आपके दिमाग में जाएंगी और आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। 10 बार करना चाहिए, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो कर ले भाई, पूरा पढ़ के 10 बार उसको पलटना है, पूरा पूरा कॉन्सेप्ट, तब जाकर लगेगा कि आपने कुछ जाना, फिजिकल एजुकेशन के बारे में कुछ समझा, कुछ सीखा, ठीक है। अच्छा, जो बिगनर्स है उनको थोड़ा दिक्कत होगी उस किताब में, मैं बता दूं पहले ही। वो जो किताब है आपका बिगनर प्लस, जो थोड़ा बहुत बीपीएड में पढ़े हैं उन्हीं को समझ में आएगा। जो एकदम से बीपीएड कहीं से कर लिए हैं
और चाहते हैं कि ऐसे हो जाए, नहीं, डायरेक्टली आप बीपीएड करके खाली आप और आपने क्लास नहीं किया है तो आपको नहीं पकड़ पाया, आपको टाइम लगेगा उसको समझने में, इसलिए आपको रिपीट करना पड़ेगा बुक मिनी टाइम्स। चलते हैं आगे और हम लोग देख लेते हैं कि जो मेडल टैली रहा है वो कैसे रहा है। तो फर्स्ट पे चाइना रहा था और सेकंड पे इंडिया था, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इंडिया सेकंड पोजीशन पे है। आइए इसके मेडल जान लेते हैं। तो 19 गोल्ड मेडल इंडिया ने लिया था, 32 सिल्वर और 29 ब्रॉन्ज मेडल, कुल 80 मेडल्स। अगर ये देखा जाए कि कुल मेडल के तौर पर अगर देखा जाए तो भारत फर्स्ट हो जाता है, बट अगर आप गोल्ड मेडल के बिहाफ पर जाएंगे तो भारत का मेडल टैली पर सेकंड पोजीशन था। ओके, सो स्टार्ट करेंगे हम लोग आगे और देख लेते हैं कि कुछ परफॉर्मेंस इंडिया की जो परफॉर्मेंस थी। ठीक है, तो भारत ने कुल 19 स्वर्ण पदक जीता, 29 सिल्वर, 30 और टोटल 80 मेडल्स आए। यहाँ हम लोग बात करते हैं इंडिया इंडेड द गेम्स फॉर अ टोटल ऑफ हाईएस्ट, यहाँ पे गलत है, 80 मेडल्स होगा। यहाँ बात कर ले टेनिस में, जो था टेनिस प्लेयर जो सानिया मिर्जा थी, उन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीता था टेनिस टूर्नामेंट में, तो ये एक बड़ी उपलब्धि थी इंडिया के लिए। होस्ट नेशन का परफॉर्मेंस, इंडिया फिनिश सेकेंड गोल्ड मेडल्स बट हैड द हाईएस्ट टोटल मेडल काउंट। ठीक है, ये इंडिया के लिए एक अच्छी खबर थी। ठीक है, तो ये चीजें आप देख सकते हैं और कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी वहां बना था, तो इस चीज को आप देख सकते हैं। देखिए जितना भी वहां से क्वेश्चन बन सकता है अफ्रो से, हम सभी क्वेश्चंस की थ्योरी आपके लिए बनाकर लाएंगे। ठीक है, आप किसी भी बुक्स में और चीजों में आप अगर ढूंढेंगे भी तो एफ्रो के गेम के बारे में आपको इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। आप इस बात को खुद भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग और इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि यहाँ पर कुल क्या था कि 4 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट फ्रैंकी फ्रेडरिक्स नामीबिया के won the 200 मीटर रेस, द लास्ट मेजर टूर्नामेंट विन ऑफ। ठीक है, तो ये चीजें हमारी लगभग खत्म हो गई, जो मेन मेन इंपॉर्टेंट चीजें थी। आप बता सकते हैं कि सून दान जो 19 ईयर ओल्ड थे, चाइनीज आर्मी ऑफिसर थे, उन्होंने 70 केजी कैटेगरी में लिफ्ट किया था, कितना, 168 केजी वेट। तो वेट लिफ्टिंग में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था एक तरीके से, ब्रेकिंग द प्रीवियस वर्ल्ड रिकॉर्ड 168। तो जो 168 किलो का प्रीवियस वर्ल्ड रिकॉर्ड था उसको ब्रेक करते हुए 168.5 किलोग्राम का वेट उठाकर इन्होंने फिर से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। कौन? चाइनीज आर्मी ऑफिसर। ठीक है, सून दान नाम था उसका। ठीक है, तो ये चीजें आपको अच्छा लगा होगा, आई होप अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर करिएगा क्लास को। हम लोग चलते हैं, अब अगला हमारा टॉपिक आता है, क्योंकि एफ्रोएशियन बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था, इसलिए मैंने इसके साथ एक नेक्स्ट टॉपिक भी ऐड कर लिया, जिसका नाम क्या था आप जान रहे होंगे, फिजिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, इंपॉर्टेंट फिजिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन इंडिया। तो मैं यहाँ पर टॉप 20 लाया हूँ। हालांकि ये रैंक जरूरी नहीं है कि इसी प्रकार से कहीं से लॉन्च किया गया, नहीं, ये मैंने अपने हिसाब से इसको अरेंज किया है। सो आप इसको इस बेसिस मत काउंट करिएगा कि ये टॉप 1 में ये जा रहा है, टॉप 2 में वो जा रहा है। सो इस बात पे ध्यान रखिएगा, ये मेरे हिसाब से था, क्योंकि इसका कोई ऑफिशियल सोर्स नहीं है इस चीज का, इस बात पे भी आप गौर रखिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉप फिजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में आता है, टॉप लेवल पे, ठीक है, और इंडिया में नहीं, अभी इसको एशिया में भी नंबर 1 कहा जा रहा है, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर, जिसका LNIP, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर। ठीक है, और इसकी जो स्टिपलेस मतलब ये जो स्थापना हुई थी इसकी, ये आपका 1957 में हुआ था, और अब ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी? डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का मतलब होता है कि यह किसी भी कोर्सेज का फीस अपने से स्ट्रक्चर कर सकते हैं, कोई भी नया कोर्स ये क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसको स्ट्रक्चर कर सकते हैं, फीस अपने हिसाब से ये एडजस्ट कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा इनमें इंटरफेयर नहीं करता, इनके चीजों में, ये पूरी तरीके से फ्री हो जाती है, और ये एक्सीलेंस होता है हर कुछ। अगर किसी भी सब्जेक्ट का डीम्ड यूनिवर्सिटी है, इसका मतलब समझिए को एक्सीलेंस यूनिवर्सिटी है उस चीज का, जो भी सब्जेक्ट आप करते हैं। ठीक है, तो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, और ये जो लोकेटेड है वो ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। ये इसका फ्रंट गेट है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेरे हिसाब से जो नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स,
NSNIS पटियाला। अभी हम लोग इसके क्वेश्चंस भी लगाएंगे, सो डोंट वरी, और कहीं मत जाइए आप लोग, बस देखते रहिए। कुछ लोगों को मुझे लगता है कि थ्योरी से शायद नफरत है, या थ्योरी उनको लगता है कि मैंने बहुत पढ़ लिया है, मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि जब भी मैं नया नोट्स लेके आऊंगा, तो एक बात को आप जरूर याद रखिएगा, कुछ ना कुछ आप नया जरूर जानेंगे। 4 से 5 नंबर, या 4 से 5 पॉइंट, या 4 से 5 क्वेश्चंस आपको हमेशा नए मिलेंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। एक बार फिर से हम जो हमारे छूटे हुए साथी हैं उनको ले लेते हैं, देख लेते हैं कि कितने लोग छूटे हुए हैं। आइए एक बार ये 2 लोग, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। दूसरा आता है NSNIS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, स्थापना हुई 1961 में, और ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है। जो मेन हुआ था पटियाला में, पंजाब में सबसे पहले। अब इसको साई ने अपने अंडर में ले लिया है। साई अब एकेडमिक भी देखता है और वो भी देखता है स्पोर्ट्स वाला भी। तो साई ने ही 4 प्रकार के जोन भी उन्होंने बना दिए हैं। ये हमारा जो पटियाला वाला है, ये नॉर्थ जोन में आता है, ठीक है, और ये मेन है। इसके बाद बेंगलुरु साउथ जोन वाला जो था, वो 1975 में इसको स्टेब्लिश किया गया था ईस्ट जोन के लिए। ये बेंगलुरु वाला जो है 1975 है क्या 1974 है? आप माइक ऑफ करेंगे तो हम बता देंगे। हमने बोला था कोई दिक्कत होगा आपको समय मिलेगा, ठीक है। अब देखिए हर जगह 1975 है, जो भी हमारे पास रिकॉर्ड्स है। हो सकता है 74 आपको इसलिए दिखा जाता हो, जैसे कोई भी आप जानते होंगे, मेरा बात समझिएगा ध्यान से। जैसे आप अगर किसी भी एकेडमिक सेशन में आप जाते हैं, तो उसका एकेडमिक सेशन शुरू होता है कब से? अप्रैल से। नया एडमिशन आप बीपीएड में, बीएड में एडमिशन ले रहे हैं, NIS में ले रहे हैं, या कहीं भी ले रहे हैं, तो अप्रैल से लेते हैं। मान लीजिए आपने अप्रैल 2025 में लिया, ठीक है, अभी नया सेशन आपने कराया। इसके बाद वो सेशन कब तक चलेगा? 1 ईयर का कंप्लीट होगा अगले साल मार्च में, यानी कि मार्च 2026 में ये 1 ईयर आपका कंप्लीट होगा अकॉर्डिंग टू द एकेडमिक। बट अकॉर्डिंग टू द कैलेंडर कैसे होता है? 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, ठीक है। तो 31 दिसंबर, तो ये हमारा होता है कैलकुलेशन कैलेंडर, डेट कैलेंडर, और क्रोनोलॉजिकल कैलेंडर हम लोग इसको कहेंगे। और ये जो मैंने बताया दैट इज एकेडमिक कैलेंडर। तो हो सकता है कि वो 1974 के अप्रैल में शुरू हुआ, और यहाँ 1975 में उसका एक सेशन बीता, जो इस वजह से ऐसा बोला गया। सो डोंट वरी, तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्ड में आपका हर जगह यही देखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं ईस्ट जोन। ईस्ट जोन कोलकाता में 1983 में स्टैब्लिश किया गया था, और वेस्ट जोन गांधीनगर में 1987 को स्टैब्लिश किया गया था, उसकी स्थापना की गई थी। और यह साई के अधीन अभी चलती है ये संस्था, ठीक है। आई होप कि आप लोग सारी चीजें जानते हैं, बट एक बार पुनः हम लोग इसको रिवीज करेंगे, क्योंकि टॉप ये हमारा, देखिए जो भी टॉपिक अकॉर्डिंग टू सिलेबस दिया है उसको हम इग्नोर नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कितना भी आप पढ़े रहिए, जरूर एक बार उसको टच करिए। नेक्स्ट बात करते हैं लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, LNCPE। वहां LNIPE था, यहाँ LNCPE है, और तिरुवनंतपुरम है, ठीक है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1985 में हुई थी, और ये एकेडमिक विंग्स साई के अंतर्गत आता है, काम करता है, इसके एकेडमिक विंग्स में आता है। तिरुवनंतपुरम केरला में स्थित है, और यूनिवर्सिटी ऑफ केरला के अंदर ही काम करता है, क्योंकि ये डीम्ड जो भी यूनिवर्सिटी नहीं है। और जब डीम्ड टू बी है तो गवर्नमेंट से फिर आपको अंदर काम करना पड़ेगा, ठीक है, गवर्नमेंट के साथ काम करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो स्पेशलाइज ट्रेनिंग होती है, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और बायोमैकेनिक्स, इन सब चीजों के बहुत बढ़िया होती है। आगे बात कर लेते हैं लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, गुवाहाटी की बात कर लेते हैं। देखिए ये यहाँ का लोकेशन, और देख सकते हैं ये भी बहुत फेमस है। 2009 और 2010 में स्टैब्लिश किया गया था, नॉर्थ ईस्ट रीजनल सेंटर के नाम से इसको किया गया, इसीलिए यहाँ पे NERC लिखा गया है, ठीक है। गुवाहाटी आसाम में है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स NIS बेंगलुरु, ये हमने बताया आपको, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे तमिलनाडु फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, TNPESU, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एक भारत में एक अच्छा यूनिवर्सिटी माना जाता है फिजिकल एजुकेशन का।
जो कि चेन्नई में स्थापित है। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। यह एक तरीके से स्टेट यूनिवर्सिटी का दर्जा इसको प्राप्त है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज बेंगलुरु। ठीक है, तो राजीव गांधी हेल्थ साइंसेज बेंगलुरु में जो है वो 1996 में शुरू हुई थी, और ये भी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जो कि बेंगलुरु कर्नाटका गवर्नमेंट के अंदर में काम करती है। आई होप कि कुछ चीजें आप नहीं जानते होंगे, ये सब इस समय टॉप पे चल रही है फिजिकल एजुकेशन में। अगर आप यहाँ से करते हैं तो आई होप कि आपका बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट होगा। इसके बाद हम बात करेंगे कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी, जो कि कुरुक्षेत्रा में है, आप जानते हैं, और यह हरियाणा सरकार में अंतर्गत आती है। 1956 में इसको बनाया गया था, इस यूनिवर्सिटी को, स्टेट यूनिवर्सिटी है ये, और कुरुक्षेत्रा हरियाणा के गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करती है ये। नेक्स्ट है जामिया मिलिया इस्लामिया, न्यू दिल्ली में है, आप इसको जानते होंगे। यहाँ भी फिजिकल एजुकेशन के कोर्सेज हैं। 1920 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये, केंद्रीय विश्वविद्यालय एक तरीके से, जो कि न्यू दिल्ली में स्थापित है। आगे बात कर लेते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये भी बहुत टॉप 10 कॉलेजेस में फिजिकल एजुकेशन का बहुत बढ़िया यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, और 1875 में इसको बनाया गया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। और इसके बाद आता है नेक्स्ट नंबर पे इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, IGIPES। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया कॉलेज आप देख सकते हैं। 1987 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, कंस्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली विश्वविद्यालय का एक महाविद्यालय है, मतलब उसके अंतर्गत आता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। आगे बात करेंगे हम यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, जो कि सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र का जो सेट या टेट का एग्जाम, सेट एग्जाम होता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो यही यूनिवर्सिटी कराती है। ठीक है, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय। तो इसकी स्थापना 1949 में हुई थी, और यहाँ पर पुणे महाराष्ट्र में इसका लोकेशन है। यह एक राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा इसको प्राप्त है। तो सेट यानी कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, एक टेट होता है जो टीचर के लिए होता है, सेट मतलब स्टेट की असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की जॉब के लिए, लेक्चरर के लिए आपको ये करना जरूरी है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, ये भी हरियाणा में है, रोहतक। ये भी बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ की भी फिजिकल एजुकेशन के कोर्सेज काफी ज्यादा पॉपुलर है, और बहुत ही बढ़िया नॉलेज भी है यहाँ पर आपको मिलेगा, सभी जगहों पर मिलता है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1976 में, और स्टेट यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है, जो कि आपका लोकेटेड है रोहतक हरियाणा में। आगे बात कर लेते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। यहाँ भी फिजिकल एजुकेशन, जो कि 1882 में रिलोकेटेड टू चंडीगढ़ इन 1956 में हुआ था। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा इसको प्राप्त है, केंद्रीय विद्यालय का, जो कि चंडीगढ़ में है। आगे बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीचू, इससे सभी लोग वाकिफ है, और मैं भी इसी के आसपास ही हूँ। ठीक है, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, जो कि इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। मैंने बोला था ना कि आप इसको रैंक वाइज मत लीजिएगा कि मैंने इसको रैंक वाइज लिया है, बस मैंने टॉप अच्छी यूनिवर्सिटी जहाँ फिजिकल एजुकेशन के कोर्सेज होते हैं इंडिया में, और जहाँ की इंस्टीट्यूट बहुत फेमस है अपने एजुकेशन के मामले में, फिजिकल एजुकेशन में, मैंने इन चीजों को आपको बताया है। सो आप कभी इसको रैंक के ऑर्डर मत लीजिएगा। ठीक है, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ये भी बहुत बढ़िया यहाँ फिजिकल एजुकेशन का है, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, और ये वाराणसी लोकेटेड है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। आगे बात कर सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, जिसको कोलकाता में स्थित है। कैलकाटा पहले था, ये बाद में कोलकाता शहर का नाम, तो ये चेंज हुआ, बट यूनिवर्सिटी का नाम चेंज नहीं हो सकता। तो 1857 में स्टार्ट किया गया था, स्टेट यूनिवर्सिटी है, और वेस्ट बंगाल के अंतर्गत आती है ये। गुजरात यूनिवर्सिटी, जो कि अहमदाबाद में 1949 में स्टेट यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है, इसको हम लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। तो मुंबई यूनिवर्सिटी आप देख सकते हैं 1957 में हुआ था, स्टेट यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है मुंबई महाराष्ट्र में। ओस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद में है, आप इसको देख सकते हैं, 1918 में हुआ था, स्टेट यूनिवर्सिटी हैदराबाद तेलंगाना राज्य के अंतर्गत अब आता है ये। आगे बात कर लेते हैं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। ठीक है, तो 1962 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, स्टेट यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है, और अभी ये पंजाब में स्थापित है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि टॉप 20 जो मेरे हिसाब से था, मैंने रैंक नहीं बनाया यहाँ पर, बट आपको इंट्रोड्यूस कराने का, उसके स्टैब्लिश ईयर का थोड़ा बहुत हो सकता है कि ईयर जो स्टैब्लिश का है, एक आध साल ऊपर नीचे कहीं मिस्टेक हो सकता है, मे बी मैंने जो रिकॉर्ड सोर्सेज निकाले हैं गूगल से और कुछ किताबों से, वहां से हो सकता है, बट इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी 99.9% ये करेक्ट है, हो सकता है एक आध परसेंट कहीं से कुछ हो जाए।
अब हम लोग चलते हैं और देख लेते हैं, कुछ कोर्सेज भी होते हैं, तो ये सारे कोर्सेज आप जानते हैं, बहुत ज़्यादा इसकी जरूरत नहीं है पढ़ाने का। कोर्सेज बीपीएड 2 साल का होता है, या सबको पता है। बीपीएड करना बहादुरी नहीं है, एनसीटी कॉलेज से करना बहादुरी है, और अच्छे कॉलेज से करिएगा। जो इतने कॉलेज मैंने बताए थे ना, अगर आप यहाँ से करते हैं तब आपको समझ में आएगा कि वाकई फिजिकल एजुकेशन क्या है। ठीक है, अभी आपका देखिए स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एमबीए इन स्पोर्ट्स हो रहा है, इतने सारे कोर्सेज हो रहा है ना कि आप मैं बता नहीं सकता, मुझे खुद भी नहीं पता है ना। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में कोर्सेज आप स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन को हो सकते हैं, बायो मैकेनिक्स। ठीक है, तो इन सब फिटनेस ट्रेनर, ये सारी चीजें कल्चर अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग और स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, और वहां के क्वेश्चंस को हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन इस टॉपिक से आ सकते हैं। एक बार फिर से आऊंगा और देखूंगा कि कुछ हमारे साथी छूटे तो नहीं है। लगातार आप लोगों की संख्या थोड़ी सी कम होती रहती है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको लेना है तो लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, अब इतने अच्छे तरीके से नोट्स बनाकर, इतने अच्छे तरीके से क्वेश्चंस बनाकर आपको टॉपिक वाइज दिया जाए, ये पॉसिबल नहीं है कि नॉर्मली कोई करे आपके लिए। ठीक है, चलिए यहाँ से क्वेश्चंस के आंसर भी आने शुरू हो गए। फर्स्ट का बी आ रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का फर्स्ट का बी दिख रहा है मुझे। ठीक है, चलते हैं अपने क्लास की तरफ मूव करते हैं और स्टार्ट करते हैं क्लास अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना। शो 2003 में जो एशियाई खेल आयोजित कहाँ किए गए थे, तो आपको बता दूं हैदराबाद, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ देख सकते हैं कि हैदराबाद में हुआ था। ये एशिया और अफ्रीका के बीच अपनी तरह की पहली अंतर महाद्वीपीय खेल प्रतियोगिता थी। आगे बात कर लेते हैं, 2003 का जो एफ्रो एशियाई खेल था वो कितने दिनों तक चले थे, आपको ये बताने हैं। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं कितने दिन तक चले थे। मैंने अभी बताया था आपको कितने से कितने अक्टूबर तक हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 दिनों तक ये कंप्लीट चले थे। ठीक है, तो 24 से 1 नवंबर तक चला था, 24 अक्टूबर से 1 नवंबर, जिसको कि 9 दिनों तक का कंप्लीट किया जाता है। आगे बात करेंगे, एफ्रो एशियन एशियाई खेलों में कितने देशों ने भाग लिया था। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था 96 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग 93 में कितने एशियन थे और कितने वो थे। तो मैं बता दूं आपसे कि यहाँ पर एशियाई कंट्री जिसमें 43 एशियन थे और 53 अफ्रीकन कंट्रीज थी, और यहाँ पर एशियन। और मैं सच बताऊं कि आप लोग अगर इसके अलावा पता नहीं किस प्रकार का नोट्स चाहते हैं और किस प्रकार का क्वेश्चन चाहते हैं, ये बता नहीं सकता। फिर अगर आप कुछ अलग ही प्रकार का खोज रहे हैं मार्केट में, तो खोजते रहिए, आप ना तो खोज पाएंगे, ना तो आपको मिल पाएगा, ना तो आप कुछ कर पाएंगे, फिर खोजते ही टाइम चला जाएगा आपको। मैं सच बता रहा हूँ, इससे बेहतरीन क्वेश्चन अगर आपके सामने मिले तो मेरे सामने जरूर लेकर आइएगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, मैंने इस चीज को बता दिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे 2003 के अफ्रो एशियाई खेलों में कुल कितनी खेल स्पर्धाएं आयोजित की गई थी। तो हमने बताया था आपको कुल इवेंट्स 131, 131 इवेंट थे। ठीक है, तो कुल 8 खेलों में कुल 131 इवेंट थे। खेलों का नाम, ये आठों का नाम यहाँ पर है, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, फुटबॉल, हॉकी, शूटिंग, तैराकी, टेनिस और भारोत्तोलन, ये चीजें शामिल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2003 एफआईसीआई खेलों का आयोजन किन संगठनों के देखरेख में किया गया था, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, किसने करवाया था इसको, किन संगठन ने इसको करवाया था, तो इसको देख सकते हैं आप लोग। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 करेक्ट होगा। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के तहत कराया गया था, और साथ ही साथ यहाँ पर एसोसिएशन ऑफ नेशनल ओलंपिक कमेटीज, इन दोनों संगठनों के साथ इसको करवाया, मतलब इन दोनों संगठनों ने इसको करवाया था। ठीक है, सो ये बहुत ही जबरदस्त है कि संस्था ने करवाया था इसको। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम लोग और आगे देख लेंगे क्या है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ओसीए ने कराया था, और एसोसिएशन ऑफ नेशनल ओलंपिक कमिटीज ऑफ अफ्रीका, इन दोनों ने मिलकर इसको कराया था। आगे बढ़ते हैं, एफ्रो एशियाई खेलों में सबसे
एफ्रो एशियाई खेलों में सबसे अधिक स्वर्ण पदक किस देश ने जीते थे? तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा, चाइना ने। अभी मैंने दिखाया था स्वर्ण पदक की बात हो रही है तो चाइना रहेगा। और अगर इसी में मैं बात करूं आपसे, तो स्वर्ण पदक में सबसे ज्यादा किसने जीता था? चीन ने जीता था। ठीक है। और दूसरे नंबर पे कौन था? तो दूसरे नंबर पे आपका भारत था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत ने 2003 के अफ्रीकी एशियाई खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो अभी बताया था हमने आपको कितने स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि कितने स्वर्ण पदक इसने जीते थे। इसने जीते थे टोटल 19 स्वर्ण पदक जीते थे भारत ने। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो भारत ने कुल यहाँ गलत दिखा रहा है, 71 नहीं, वो टोटल 81 होगा। अरे सॉरी 80 होगा। तो यहाँ पर 19 स्वर्ण पदक है। ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है कि टाइपिंग मिस्टेक हुआ हो। भारत ने 2003 के अफ्रो एशियाई खेलों में कुल कितने पदक जीते थे? तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? 80। ठीक है, तो यहाँ पे कुल 80 पदक जीते थे। ये चीजें आपका जो दे रहा है 71, ये गलत है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2003 अफ्रो एशियाई खेलों में भारत ने कितने रजत पदक जीते? रजत पदक कितने जीते थे हमने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर 32 स्वर्ण पदक जीते थे। तो इस चीज को आप देख सकते हैं। कितने कहाँ से पदक जीते थे ये बात कर रहा है अब। ठीक है, तो ये सब चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं, कितने कहाँ से पदक जीते थे। थोड़ा सा इसमें मुझे लग रहा है कि टाइपिंग का कुछ है। ठीक है, तो इसको देख सकते हैं, कुल 23। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 2003 के अफ्रो एशियाई खेलों का शुभांकर मैस्कॉट क्या था? तो आपको बताया है श्री नहीं था, शेरू था। तो यहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक है, शेरू। ठीक, तो यहाँ पर आपका शेरू था। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है 2003 टेनिस प्रतियोगिता 2003 अफ्रो एशियाई खेल कहाँ आयोजित की गई थी? जो टेनिस प्रतियोगिता थी अफ्रो एशियन गेम्स में, वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई थी, इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था आपका टेनिस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, SAAF, साफ टेनिस कॉम्प्लेक्स में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे 2003 के अफ्रो एशियाई खेलों में टेनिस में सबसे सफल देश कौन था? ठीक है, तो ये सबसे सफल देश कौन था? टेनिस में सबसे सफल देश कौन था आपको ये बताना है। तो भारत जो था वो सबसे सफल था। क्यों? क्योंकि भारत की जो टेनिस में थी वो सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक, मतलब बढ़िया पदक इसमें जीते थे। ठीक है, ये गर्व की बात थी कि जितने भी टेनिस प्रतियोगिता हुई थी भारत ने सब में टेनिस में स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। एथलेटिक्स में कौन सा महाद्वीप अधिक सफल रहा? अगर एथलेटिक्स की बात कर लेते हैं, एथलेटिक खेल की बात कर लेते हैं, तब सबसे अधिक कौन सा देश जीता था? ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सबसे अधिक एथलेटिक्स में कौन सबसे अधिक सफल रहा था, कौन सा कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा। अफ्रीका ने एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा पदक जीते थे, 73। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, इस चीज को देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एथलेटिक्स में अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट महाद्वीप के देशों ने कुल मिलाकर 73 पदक जीते थे। और एशिया के जो कंट्रीज थे सब मिलाकर लगभग 47 पदक जीते थे एथलेटिक्स में। आगे बात करेंगे 200 मीटर दौड़ में किस प्रसिद्ध धावक ने स्वर्ण पदक जीता था? तो अभी हमने बताया था फ्रैंकी फ्रेडरिक्स। आपने देखा था वहां पे कि फ्रैंकी फ्रेडरिक्स ने यहाँ पर जीता था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 करेक्ट हो जाएगा, 16। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलेंगे।
और यहाँ पे 17 में क्या पूछ रहा है, 2003 अफ्रो एशियाई खेलों के लोगो और वेबसाइट किसने लॉन्च की थी? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने, खेल मंत्री या आईओ अध्यक्ष ने? तो बता दूं आपको कि जो इसका लोगो था, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू थे उस समय सीएम वहां के, तो उन्होंने लॉन्च किया था, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने। तो आप देख सकते हैं लोगो और वेबसाइट। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। एक बार पुनः हम बैक चल के अपने स्क्रीन पर देख लेते हैं कि कुछ साथी जो है उनको हम साथ में ले लेंगे, ठीक है। वरुण देव जी, कोई नहीं, हम लोग चलते हैं फिर से अपनी क्लास की तरफ और फिर मूव करते हैं। 2-2 मिनट पे आपको देखना है। तो यहाँ पर आपको कुछ कथन बताने हैं कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो सबसे पहला कथन आपके सामने ये है कि अफ्रो एशियाई खेल हैदराबाद में आयोजित हुए थे, तो ये बिल्कुल सही कह रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट है, मतलब एक स्टेटमेंट आपका सही है। यह खेल 15 दिन तक चले थे, तो ऐसा नहीं है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ये 9 दिन तक चले थे, ठीक है। तो देखिए यही होता है, जब आप क्वेश्चन वेराइटीज आप लगाएंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस का लेवल है और आपके नॉलेज में जो इम्प्रूवमेंट है वो लगातार होता रहेगा। अब सिंपल एमसीक्यू लगा के सिर्फ छोड़ देंगे इससे, तो हो सकता है कि कुछ कुछ चीजें आपसे छूट जाए, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आपसे क्या हो जाए, कुछ चीजें आपसे छूट जाए। तो इसीलिए हमेशा वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस को भी लगाना चाहिए। हो सकता है कि सिंपल एमसीक्यू उस टॉपिक को कवर ना कर पाए, उस चीजों को कवर ना कर पाए जो आप करना चाहते हैं, जितना कॉन्सेप्ट आप रखना चाहते हैं, है ना। लेकिन फिर भी लोग, पता नहीं मुझे समझ में बता नहीं आ रहा क्या है तैयारी का स्टैंडर्ड। फिर बोलते हैं सर हम इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतने दिन से लगा रहे हैं, मेरा एग्जाम नहीं निकल रहा। अरे भाई कैसे निकलेगा? क्या आपने हर प्रकार के क्वेश्चंस पे, हर टॉपिक पे देखिएगा, समझिएगा कि क्या आप देखिए तभी आपका एग्जाम निकलेगा। ताकि आपसे मैं अगर बोल दूं कि मान लीजिए आपका कौन सा टॉपिक तैयार है, तो किसी ने बोला कि सर प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग से आप मुझे कुछ भी क्वेश्चन पूछ लीजिए, मेरा कभी गलत नहीं होगा। अब मैंने वहां से ऐसे क्वेश्चन, मतलब कुछ भी पूछूं मैं उस प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग से, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है, तब मानूंगा कि हाँ वो टॉपिक आपका क्लियर है। फिर आप दूसरे, इसी प्रकार से आपको कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा, तब आप एग्जाम एक नहीं कई एग्जाम निकाल सकते हैं मेरी तरफ, एक ही नहीं। कॉन्सेप्ट है ये, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। बाकी देखिए मर्जी है, दुनिया में बहुत सारे भ्रम है, बहुत सारी चीजें हैं, दिखावा भी है, और लोग स्मार्ट बोर्ड भी यूज कर रहे हैं, लेकिन वही पुराने क्वेश्चन चीजों को रिपीटेड हो रही हैं, नया कुछ नयापन नहीं है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे 2 को हम लोग हटा देते हैं, तो 2 हमारा गलत हो गया। यहाँ पर नेक्स्ट अब बात करेंगे, कुल 96 देशों ने प्रतिभाग किया था, ये बात सही है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ये। खेल 24 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चला था, ये भी सही है। केवल एशियाई देश ने भाग लिया था, ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर बना इसके हिसाब से 1, 3, 4। तो आइए देखते हैं क्या हमारा 1, 3, 4 सही है। तो ऑप्शन नंबर ए में हमारा 1, 3, 4 है, और आप देख सकते हैं कि 1, 3, 4 सही है। तो क्यों सही है? कथन 1 सही है क्योंकि खेल हैदराबाद में हुआ था, कथन 2 गलत है क्योंकि ये 9 दिन तक चला था, 15 दिन तक नहीं चला था, कथन 3 सही है। 96 देखिए, ये एक्सप्लेनेशन, क्या ये एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा कहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या आपको का सारे टॉपिक से यूपी टीजीटी, यूपी एलटी लगभग सभी होता है। मैंने बोला था कि 95% 90% सिलेबस एक जैसा है, 10% हो सकता है कि इधर उधर हो जाए। तो अगर आपको 90% सिलेबस के हिसाब से टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल रहे हैं, वो भी वेराइटीज मिल रहे हैं, और विद द एक्सप्लेनेशन मिल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है विद द एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इन हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस में, डुअल लैंग्वेजेस में मिल रहे हैं, ठीक है। बस एक चीज से मैं मार खाता हूं, जो मैं बार बार बोलता हूं, कि मेरे पास टेक्निकल टीम नहीं है। और मैं अगर पैसे कमाने पर जैसे आपके रहूं कि ठीक है पैसा कमाना है, तो मैं भी 15-20 हजार महीने का एक बंदा रख सकता हूं, कंप्यूटर ऑपरेटर, जो कि मेरा सारा टेक्निकल चीज हैंडल कर सकता है। मैं प्रचार नहीं कर पाता, मैं प्रचार नहीं कर पाता, प्रचार प्रसार मेरा नहीं है। मैं यूट्यूब पर बहुत कम एक्टिव रहता हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे बहुत कम एक्टिव रहता हूँ, है ना, मैं फेसबुक पे बहुत कम एक्टिव रहता हूँ, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। कि मैं चाहता हूँ आपको ओरिजिनल मटेरियल देकर आपकी चीज़ों को सामने लाऊं, आपकी कमियों को बताऊं कि आप अभी प्रिपेयर नहीं हो, आप एक तरीके से एग्जाम निकालने के लायक नहीं बने हो।
लेकिन आप लोगों ने गलत 4-5 किताबें पढ़ने के बाद आप लोगों ने अपने अंदर एक गलत फहमी पाल रखी कि मैं निकाल लूंगा। ठीक है, निकाल लीजिए। आइए बढ़ते हैं हम लोग। खेलों का शुभंकर मोटू था। ठीक है, वही शेरू मोटू वहां पे बात की गई है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा सही हो सकता है। आगे बात करें, कुल 8 खेल आयोजित किए गए थे, ये भी आपका सही है। 250 स्पर्धाएं हुई थी, नहीं, कुल 131 स्पर्धाएं हुई थी, ये हम लोगों ने पढ़ा अभी। और चौथा बोल रहा है कि ओसीए, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, और इन्होंने इसको इसकी देखरेख में हुआ था, तो चौथा स्टेटमेंट भी सही है। खेल केवल इंडोर आयोजित हुआ था ऐसा नहीं है, आउटडोर भी था। तो ऑप्शन ये 5 भी गलत है। और आपका बचा बना क्या, 1, 2, 4। तो आइए देखते हैं क्या 1, 2, 4 सही है। जी बिल्कुल, 1, 2, 4 आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको देख सकते हैं हम लोग। भारत में कुल ये है, आगे आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इसको दे दूंगा, आप इसमें आराम से करते रहिएगा। तब तक हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट वाले। उसके बाद हम लोग देखेंगे मैच द कॉलम। ठीक, तो मैच द कॉलम के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं ताकि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है होस्ट सिटी। तो होस्ट सिटी क्या था, हैदराबाद था। तो पहले का बी आपको पहले वाले आंसर में मिल गया। इसके बाद मैस्कॉट क्या था, तो मैस्कॉट हरीमाऊ, ये गलत है। दूसरे का ए नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे दे दिया तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे शेरू होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है, उसके बाद ईयर 2003 में हुआ था, ये तीसरे का सी सही है। कंट्री इंडिया में हुआ था, ये भी सही है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये जो खेल हुआ था 2000, तो गाची बावली स्टेडियम में हुआ था। तो गाची बावली स्टेडियम, ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है, आपको ये समझना है। तो गाची बावली स्टेडियम किसके लिए प्रसिद्ध है, आपको ये समझना है और ये जानना है। ठीक है, तो गाची बावली स्टेडियम, क्योंकि ये आउटडोर स्टेडियम है, तो मेरे हिसाब से ये किसके लिए होगा, फुटबॉल के लिए मशहूर था। ठीक है, तो पहले का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो पहले का सी ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, आपको डायरेक्ट आंसर मिल गया। गाची बावली स्टेडियम फुटबॉल खेल के लिए मशहूर था। उसके बाद एलबी स्टेडियम जो था वो एथलेटिक्स के लिए, वहां पर एथलेटिक की प्रतियोगिताएं खेली गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम जो था वो हॉकी के लिए मशहूर था। और एक्वेटिक कॉम्प्लेक्स के लिए, स्विमिंग तैराकी के लिए एक्वेटिक कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। अब थोड़ा सा ये भी हम लोग देख सकते हैं कि एथलेटिक्स खेलों में कितने मेडल आए थे और किसमें कितने मेडल्स थे, ये सारी चीजों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं। तो एथलेटिक्स में भारत ने 12 पदक जीते थे। तो पहले का जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, और कहीं भी बी नहीं दिया हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दूसरे का आपका मुक्केबाजी, तो दूसरे का आपका ए हो जाएगा, यानी कि बॉक्सिंग में कुल 8 पदक जीता था भारत ने। रेसलिंग की बात कर लेते हैं तो थर्ड का डी हो जाएगा, कुल 10 पदक जीता था रेसलिंग में, और शूटिंग में कुल 6 मेडल जीते थे। तो ये चीजें आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये लगभग आपका सही हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा जो मैंने इम्पोर्टेंट स्पोर्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया वाला जो था टॉपिक, उस पर हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात हो रही है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट हो जाएगा, 7 मई 1961 को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान की स्थापना 7 मई 1961 को हुई थी। यह भारत में व्यवस्थित और वैज्ञानिक खेल कोचिंग को युग की शुरुआत के लिए स्थापित किया गया था। 1973 में इसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में समर्पित कर दिया गया। पहले नहीं था, बाद में इसको नेताजी सुभाष बोला गया। पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के नाम से स्टार्ट किया गया था। आगे बात करेंगे, एनएसएनआईएस पटियाला पटियाला कब नेताजी सुभाष बोस के नाम पर समर्पित किया गया। तो अभी हमने पढ़ा था 1973 में। तो कुछ नया क्वेश्चन आपको मिला होगा, आई होप। मिला है कि नहीं। यस सर। यस सर।
ठीक है, नया क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा इसी प्रकार से, ठीक है, आप बने रहिएगा। यस सर। बात अब माइक, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए आप लोग, जो भी है मैसेज से बात करेंगे। जी दुष्यंत जी, चलिए फिर से स्टार्ट करेंगे हम लोग और आगे चलेंगे। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को थोड़ा सा वो लगेगा। एनएस पटियाला कितने एकड़ में फैला हुआ है? आया नया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। एनएस पटियाला कितने एकड़ में फैला हुआ है? तो आपको बता दूं लगभग 268 एकड़ में फैला हुआ है। अब बोलिए, आप कहेंगे सर ये सब क्वेश्चन भी आ सकता है। भैया यूपी पीएससी कराएगी एग्जाम, या यूपीएलटी कराएगी, हो सकता है करा दे। जितने लोग भ्रम में है ना कि यूपीएलटी वही वाला पेपर देगी उठा के, तो ये भ्रम तोड़ दीजिए। 50% वही रहेगा, वही पिछला पैटर्न, और 50% नया भी बनेगा इस बार। ठीक है, तो थोड़ा सा इस बात पे भी ध्यान देंगे, तभी तैयारी करेंगे। तो आप देख सकते हैं 268 एकड़ में फैला हुआ है, और यह पटियाला राज्य के पूर्व शाही परिवार के पुराने मोती बाग महल में स्थित है। यह एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान भी माना जाता है। किसके अकॉर्डिंग? एकड़ के हिसाब, क्षेत्रफल के हिसाब से। एनएसएनआईएस कब साई के साथ मिलाया गया? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एनएसएनआईएस जो है वो कब साई के साथ इसको मिलाया गया? तो आपको बता दें कि 1987 में, 1987 में साई के साथ एनएसएनआईएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स का दोनों का विलय किया गया। मतलब इसको अब साई के एकेडमिक और उसमें देखा जाता है, उसके अंदर काम करती है। साई मेन अब हो चुकी है, ठीक है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ साइनैप्स को भी मिलाया गया था इसके साथ, ठीक है, साई के साथ। ये क्वेश्चन से बहुत बार पूछा जाता है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण संस्थान एलआईपी ग्वालियर की स्थापना कब हुई थी? तो आई होप कि बहुत लोगों को पता होगा। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। एलआईपी ग्वालियर में, ग्वालियर शुरू में किस विद्यालय से संबंध था? देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। आई होप कि इस क्वेश्चन को बहुत कम लोग जानते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो आइए देख लेते हैं कि सबसे पहले ये किस विश्वविद्यालय से संबंध था। क्योंकि पहले कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के नाम से आया था, या इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के नाम से था। तो किस विद्यालय से था पहले संबंध? तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा, विक्रम विश्वविद्यालय से था। बाद में जीवाजी में फिर आया, ठीक है, कुछ दिन जीवाजी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत भी चला है ये एलएनआईपी। फिर बाद में क्या हो गया, डिम्ड हो गया, मतलब इसको किसी संबंध की जरूरत नहीं है, ये फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको विक्रम विश्वविद्यालय से क्या था, सबसे पहले इसको विक्रम विश्वविद्यालय से इसको उज्जैन में जो है संबंध था, वहां से 1964 में इसको जीवाजी विद्यालय से फिर ग्वालियर के अंतर्गत इसको लाया गया। तो देख रहे हैं कुछ नया चीज आपको जानने को मिलेगा। जो चीजें आप, अब आप बोलेंगे सर हम तो जानते हैं कि 1957 में हुआ था, लेकिन नया क्या मिला आपकी क्लास में? तो भाई जी नया आपको ये मिला, नया मिला। आगे बढ़ेंगे। एलआईपी कब जीवाजी विश्वविद्यालय के अंतर्गत आया था? अभी हमने जस्ट पढ़ा है 1964 में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। जीवाजी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कब आया था? 1964 में भी था। और क्या हो गया था, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया। यह स्थानांतरित बेहतर प्रशासनिक सुविधा और शैक्षणिक विकास के लिए किया गया था। आगे बात कर लेते हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1984। जिसको कोई भी दिक्कत है माइक ऑफ करेगा, और अभी हम आपको 5 मिनट 10 मिनट समय देंगे लास्ट में, ठीक है। आपको कोई भी सवाल करना है आप वहां जरूर एक बार बात करिएगा, जो भी डाउट से आपके सारे क्लियर किए जाएंगे। बट आप अभी माइक ऑफ कर लीजिए। मैं हमेशा नया लाकर दूंगा, इसकी गारंटी थी। लेकिन अभी आप लोग को लग रहा है कि आप लोग जो किताबों में है वही पूरा से हो जाएगा, तो ऐसे हमको नहीं लगता है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1984 में नई दिल्ली में आयोजित की गई, और 1982 में एशियाई खेलों की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए इसकी पहल की गई थी 1982 में, लेकिन 84 में ये बना था। इस बात का ध्यान रखिएगा। साई का मुख्य उद्देश्य भारत में खेलों को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त कराना, ठीक। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण कॉलेज एलएनसीपी तिरुवनंतपुरम की स्थापना कब हुई थी? तो बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं। ये जल्दी बहुत कम लोग याद करते हैं, सभी लोग बस एनआईपी ग्वालियर क्योंकि फेमस है तो उसको ज्यादा याद कर लेते हैं।
तो ये हुआ था 1985 17 अगस्त। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट की तरफ। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय NSU इम्फाल जो अभी बना है, क्या है उसका नाम, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, जो इम्फाल में बना हुआ है, इसको कब स्टैब्लिश किया गया था? देखिए बढ़िया क्वेश्चन आया है। हालांकि मैंने इसके बारे में ज्यादा बताया नहीं क्योंकि अभी पूरी तरीके से बन ही रहा है, अभी चल ही रहा है। ठीक है, लेकिन ये नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जिसको NSU कहते हैं, ये इम्फाल मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, वहां पर बनाया जा रहा है, इसको बनाया गया है। इसको स्टैब्लिश कब किया गया था? इसका उद्घाटन हो चुका है और अभी भी बन रहा है ये। तो इसका उद्घाटन किया था 2018 में। ठीक है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। आगे बात करेंगे हम लोग 2018 में क्या हुआ था। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के अधिनियम के तहत की गई, 2018 के तहत की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 मार्च 2018 को इस विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी। यह खेल विशेषज्ञता वाला केंद्रीय विश्वविद्यालय है। आगे बात कर लेते हैं नेशनल एकेडमी ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट मुंबई की स्थापना। देखिए जो चीजें हमारा वहां पर टॉप 20 इंस्टीट्यूट में छूट गई थी वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया क्वेश्चंस में, है ना। तो ये भी बहुत जबरदस्त है। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट अगर आपको करना है, ये डिग्री आपको करनी है और आप चाहते हैं कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की डिग्री करके, अब आप बोलेंगे सर जॉब कैसा मिलता है, तो जो आपका स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप होते हैं खेलों में उसका आपको जॉब मिल सकता है। आपने IPL में देखा होगा, कबड्डी प्रो लीग में देखा होगा, जो स्पॉन्सरशिप और सब चीजें होती हैं, सोल्ड वाला वो जो चीजें चलती है ना, वो ऑक्शन ऑक्शन वाला चीजें होती है। उसके बाद बाद बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स बनाती हैं, तो उन सब चीजों का इसमें आपको सिखाया जाता है कि हाउ टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन स्पोर्ट्स, हाउ टू मेक स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, है ना। इन सब चीजों का यहाँ पर बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है और बहुत जबरदस्त डिग्री है ये स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। एक तरीके से स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इन MBA बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लगता है पैसा, बट एक बार आप कर लोगे तो स्कोप बहुत बढ़िया इसका है। तो जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग जान ले कि मुंबई अगर इस यहाँ से करेंगे तो अच्छा खासा स्कोप है इसका। ठीक है, तो आई होप कि कुछ नया जानने को मिल रहा होगा क्लास में। आप समय दे रहे होंगे तो आपके समय को नॉलेज में तब्दील करने का कार्य मैं कर रहा हूँ। तो एक बार जरूर मुझे लाइक करिएगा, बताइएगा कि सर सही है या गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हेन वाज नेशनल एकेडमी, तो मैंने बता दिया था इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी सन 2000 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं क्या नाम है, नेशनल एकेडमी ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के नाम से ही है। इसमें क्या किया जाता है, आपको 2000 में अवधारणा के रूप में हुआ था। NSM की स्थापना शैक्षणिक, नैतिक और व्यवसायिक रूप से सक्षम खेल अधिकारियों और प्रबंधकों को तैयार करने के लिए किया गया था। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं NS राइज पटियाला किस महल में है। तो अभी बताया था मैंने, मोती बाग महल, पुराना मोती बाग महल जो है वहां स्थित है, बताया था कि एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन निकलेंगे। वो तब निकलेंगे जब आप इस तरीके से, क्या इस तरीके से एक्सप्लेनेशन को पढ़ते रहेंगे तब। यह महल भारत सरकार द्वारा खरीदा गया था। अब यह एशिया के सबसे बड़े खेल संस्थानों में, देखिए ये है, इस तरीके का है। ठीक है, फिगर देखने से चीजें कितना बढ़िया क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाता है, इस चीज को भी आप देख सकते हैं। तो यही सब नया चीजें हैं जो आपको मैंने बताया था कि नया कॉन्सेप्ट पे है। बाकी 4 साल से आप इधर उधर कर रहे होंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको एक नया चीज मैंने दिया। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम लोग। साई का पूरा नाम क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ साई। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। NSU इम्फॉल में कौन सा पाठ्यक्रम अभी उपलब्ध है, अभी फिलहाल में कौन सा चल रहा है वहां पर, आपको ये बताना है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम नया नया है, मस्त क्वेश्चन है। ये सब लगाएंगे, दिमाग खुलेगा, बुद्धि खुलेगी, है ना। बाकी आप बेवकूफ नहीं बनेंगे। जहाँ पे आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, रटे जाओ जी रटे जाओ जी, यही पढ़ लो, पिछले 10 साल क्वेश्चन पढ़ लो, यहाँ से पढ़ लो वहां से पढ़ लो, कुछ मत पढ़ो। जो आपके लिए नया चीज ला कर देता हूँ वो चीज पढ़ो आप, ताकि और नया नॉलेज खुले आपको, ताकि अगर कहीं क्वेश्चन डगमगाए भी आपका, मैं आपको एकदम सीरियसली बता दूं कि मेन फाइट 10 से 15 क्वेश्चन पे होते हैं। मेन फाइट यही 10-15 क्वेश्चन जो कर ले गया वो निकल गया, जो नहीं कर पाएगा वो खत्म हो गया वहीं पे। मेन किसी भी एग्जाम के 10 ही से 15 क्वेश्चन हर एग्जाम में, जो आपको क्वेश्चन या आपको एग्जाम क्वालिफाई कराते हैं, ये ऐसा होता है। आप इस चीज को देख सकते हैं। am I राइट और रॉन्ग।
एक बार बताइएगा, सभी लोग मैसेज करिए, मुझे लगे कि मैं सही बोल रहा हूँ, खाली इसी तरह बकबका रहा हूँ। सर सही कह रहे हैं। यही 10 से 15 क्वेश्चन हमें ढूंढने हैं, और ढूंढेंगे तब जब इसमें नयापन रहेगा, कुछ नई थ्योरी सामने आएगी, कुछ नए कॉन्सेप्ट सामने आएंगे, देन हमें ये चीजें पता चलेंगी। ठीक है, बाकी तो सभी लोग पढ़ रहे हैं, वही सबके किताब में दिया हुआ है, मेरे किताब में भी दिया हुआ, वहां भी दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है, नेट पे भी वही चीज दिया हुआ है, आप कहीं से भी लाएंगे तो हर जगह पे वही चीजें दी हुई हैं। बट नया हमें कुछ पढ़ेंगे तब जाकर वो 10 से 15 क्वेश्चंस को हम क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट। तो मैंने पूछा था आपसे कि इम्फाल जो अभी चल रहा है, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो चल रही है, वो उसमें कौन सा भी कोर्स चल रहा है, इसके बारे में हमने बात की थी आपसे। तो बता दूं आपसे कि बीपीएड, बीएससी, एमएससी इन फिजिकल एजुकेशन ये अभी स्टार्ट किया गया है वहाँ पे। ठीक है, अभी यही बस कोर्स चल रही है वहाँ पे। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट की तरफ। साई का जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल वाला सेंटर है इम्फाल, वो कब स्थापित हुआ था? तो 1986 में हुआ था, 15 सितंबर। ठीक है, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता दूंगा। एलएनआईपी ग्वालियर का पुराना नाम क्या था? एलएनआईपी पुराना नाम क्या था? लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एलसीपीई, मध्य प्रदेश फिजिकल एजुकेशन कॉलेज, सेंट्रल फिजिकल एजुकेशन कॉलेज, या ग्वालियर कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फिर लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन हुआ, है ना। ये एलएनआईपी बाद में हुआ। ठीक है, पहले एलसीपीई के नाम से आया सबसे पहला चीज, तो कुछ लोगों को ये भी एक नया चीज लगा होगा। आइए आगे बढ़ेंगे हम लोग और कुछ नया चीज देखते हैं। व्हाट इज द NASM, ये क्या है मुंबई में? तो ये किसके लिए फेमस है? तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एजुकेशन इन फिजिकल एजुकेशन में बहुत फेमस है, इसके लिए कोचिंग, खेल प्रबंधन के लिए बात करता है ये। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, कुछ इसके यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय खेल संस्थान के बारे में सही कथन चुने। ठीक है, तो 1 मिनट का ब्रेक दूंगा मैं, थोड़ा सा पानी नहीं पी लीजिए आप लोग, क्योंकि मुझे भी पानी पीना है, मैं कब से बोल रहा हूँ, थोड़ा सा गला सूख रहा है। ठीक है, 1 मिनट का पानी पीना है तो पी लीजिए। धन्यवाद उमा शंकर जी, आप लगातार हमारे इस चैनल को लाइक कर रहे हैं और हमारी क्लास को लाइक कर रहे हैं। आप सभी से यही होप है कि सही चीजों को दे रहे हैं। ऋषभ का भी आ गया, अनुज यादव जी, मयंक मिश्रा आप लोग भी आ रहा है, धन्यवाद आप सभी का। पवन जी आप भी है, दुष्यंत जी, ये भी हमारे पुराने स्टूडेंट रहे हैं, पुराने साथी रहे हैं सभी लोग। सभी का मुझे एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आई होप कि आप लोगों को मजा आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, सो इसी तरह से आप लोग जुड़ते रहिए, प्यार बनाइए। अगर आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ेंगे तो रेगुलर क्लासेस में हम लोग चलाएंगे क्लासेस, जो मैं बैच लेने के लिए कह रहा हूँ। अगर 60 स्टूडेंट नहीं होंगे तो देन मैं फिर वीक में 2 डेज जब भी टाइम मिलेगा मैं आपके सामने ये लेकर आता रहूंगा। ऐसा मत सोचिएगा कि सर इसको नहीं कराएंगे, तैयारी ऐसी चलती रहेगी और ऐसे हम लोग करते रहेंगे। ठीक है, सो कोई नहीं। और अगर आपको अधिक से अधिक जो लोग लेट आए वो जान जाए कि हमारा एप्लीकेशन है, और एप्लीकेशन पर आपको सारा ये पीडीएफ वगैरह जब चाहे तब आप वहाँ व्यू भी कर सकते हैं, और अच्छी बात यह है कि डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैंने डाउनलोड का ऑप्शन दिया है, सभी लोग डाउनलोड का ऑप्शन ऑफ कर देते हैं, लेकिन मैंने उसको दिया हुआ है। ठीक है, मेरे पास ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं है, आप ले लीजिए नोट्स कि मेरे पास काबिलियत है। ठीक है, मैं फिर से नए क्वेश्चन बना सकता हूँ, इतनी काबिलियत है। कुछ नया पढ़ूंगा फिर नया बन जाएगा, कुछ नया एक्सप्लोर करूंगा फिर से नया बना लूंगा। डरते वो लोग हैं एमसीक्यू देने से और पीडीएफ देने से जिनको ये डर है कि मैं इसी पर, मुझे अब जिंदगी भर कमाना खाना है। मेरा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मुझे जिंदगी भर वैसे कमाना खाना नहीं है। हमेशा चीजें अपडेट होती रहनी चाहिए, नॉलेज अपडेट होती है, और नॉलेज का कोई इनफिल नहीं हो सकता है कि इसके बाद भी मेरा कुछ छूट गया, इतना जानने के बाद भी हम लोग से कुछ छूट जाए, क्योंकि ये अनंत है, आप जानते हैं इन चीजों को। ठीक है, हाँ चलते हैं हम लोग और आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का क्वेश्चन नंबर पहला है, और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एनएसएनआईएस पटियाला के बारे में कुछ चीजें बतानी है। तो पहला है, एनएसएनआईएस की स्थापना 7 मई 1961 को हुई थी। जी बिल्कुल सही है। यह 300 एकड़ में है, नहीं 268 एकड़ में है। 1973 में इसे नेताजी सुभाष बोस के नाम पर समर्पित किया गया था, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट। देखिए हमने ऊपर सिंपल लगाया, उस सिंपल से हमें फायदा क्या हो रहा है
कि हमारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आसानी से समझ में आने लग रहे हैं। इससे पहले अगर आप डायरेक्टली मैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन लगाता आपसे तो कहीं ना कहीं आप इस पे फंस सकते थे, कहीं ना कहीं आपके लिए एक तरीके से रीजनिंग का काम हो सकता था, आपका कॉग्निटिव एबिलिटी को चैलेंज करता ये। सो यहाँ पर एक चीज यही फायदा होता है कि वहां करने के बाद यहाँ पे इजी वे में आप इसको कर पा रहे हैं, कितना इजी लग रहा है। बट ऐसे ही क्वेश्चन जब केवीएस नवोदय और ईएमआरएस में आते हैं तो आप लोग कहते हैं कि सर बहुत टाइम टेकन है। देखिए टाइम टेकन नहीं है, मैं आज आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन करने का। ट्रिक ये है कि सबसे पहले जो भी स्टेटमेंट आप पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़िए, कोई स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आपको क्या करना है, उसमें आप ऐसे दिमाग में रखिए कि दो पोल है। एक पोल है कि 100% पॉजिटिव और एक पोल है 100% निगेटिव का। मतलब कौन सा बिल्कुल नहीं हो सकता है और कौन सा बिल्कुल हो सकता है, पहले वैसे स्टेटमेंट को आप चुनिए। तो पहला था कि 1961 में हुआ है, ये बिल्कुल 100% श्योर है, आप लगभग सभी लोग श्योर होते हैं। तो पहले आप क्या करिए, इसी स्टेटमेंट को बेस बना लीजिए। अब इसको बेस बनाने के बाद आप क्या करेंगे कि जिस ऑप्शन में, क्योंकि वन तो आपका करेक्ट है, अब जिस ऑप्शन में वन दिया ही नहीं है इसका मतलब कि वो सारे ऑप्शन गलत है। तो पहले टू वाला उसको काट दीजिए, देखिए बी ऑप्शन काट दिया मैंने, तो एक आपका कम हो गया ना। अब आपका पहले जो 25% का चार ऑप्शन में रेशियो आप जा रहे थे सही करने की, जो आपकी फ्रीक्वेंसी थी सही करने का जो था, तो अब आपका 33% चांस हो गया सही ऑप्शन चुनने का, हुआ कि नहीं। अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो यह 300 एकड़ में, मान लीजिए आपने इससे पहले नहीं पढ़ा था, इससे पहले ये नहीं पढ़ा था, तो ये तो पढ़ा था कि मोती बाग महल में स्थित है। तो आप सबसे पहले ये बिल्कुल देख लीजिए कि चौथा स्टेटमेंट में बिल्कुल सही कह रहा है कि मोती बाग महल में स्थित था। अब ये 100% पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। तो अब इससे बनाइए कि चौथा, जिस ऑप्शन में चौथा नहीं दिया वो भी गलत है। तो देखिए डी वाला ऑप्शन में चौथा नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब कि डी ऑप्शन में क्या है, बिल्कुल गलत है। अब देखिए 50-50 का चांस बन गया आपका। किसका चांस बना, 50-50 का चांस। मैंने अभी सिर्फ दो स्टेटमेंट पढ़ा है, मैं अब समझाने के लिए इतना स्लो चल रहा हूं, आपको समझाकर एग्जाम निकलवाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो ये मैंने दो ऑप्शन आपके लिए और दो स्टेटमेंट पढ़ा, दो स्टेटमेंट से मैंने दो ऑप्शन काट दिए। और आप कहते हैं कि सर बहुत लेंदी पेपर आया था, बहुत सारे बच्चे जब देते थे 2021 वगैरह में DSSB, तो मुझसे बोलते थे कि सर बहुत लेंदी आया था, सर मेरा छूट गया, सर मेरा ऐसा हो गया, मेरा वैसा हो गया। नहीं, कोई लेंदी नहीं है। स्मार्ट तरीका चाहिए क्रैक करने के लिए, एग्जाम में अब स्मार्टनेस भी चाहिए। वही खाली रटते जाओगे आप इधर उधर से, यूथ कंपटीशन इधर उधर से। अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, गलत चीज है नाम लेना, अच्छी बात नहीं है, लेकिन मेरा लोग ले लेते हैं नाम, फट से ले लेते हैं, सर के क्वेश्चन में गलत है, गलतियां है, मैं नहीं लेता, ये चीजें ठीक नहीं है, कोई भगवान नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं और देख लेते हैं कि क्या सही है। तो यहाँ हमने देखा कि दो स्टेटमेंट हमारा सही है। तो अब हमको देखेंगे कि 1-3 हमारा सही था, 1-3-4, तो 1-3-4 ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। इस तरीके से हम आएंगे क्योंकि 50-50 का चांस बना था। अगर हम कंफ्यूज होते हैं तो 1 के साथ 3 जाते हैं या 3 के साथ 5 जाते हैं, तो 5 वाला हम पढ़ेंगे, यह केरल राज्य में स्थित है, तो बिल्कुल गलत है। तो 5 वाला तो वैसे ही आपका निकल जाएगा, तो ये भी स्टेटमेंट काट देंगे आप, तो आपको एक ऑप्शन नंबर मिल जाएगा। जो आप लोग केवीएस नवोदय और DEMRS DSSB में एग्जाम देते हैं और जो लोग यूजीसी एग्जाम देते हैं, उनको इस प्रकार के क्वेश्चंस करने का तरीका यही होता है। क्रैक तभी आप कर पाएंगे, टाइम तभी बचा पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं, और आप ये देख सकते हैं इसका भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि खाली सिंपल का एक्सप्लेनेशन देकर आपको मैंने बेवकूफ बना दिया, ऐसा नहीं करते हम, ठीक है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं और खुद आप लोग ईमानदार हैं और खुद आप लोग डिसीजन ले सकते हैं, बिकॉज आप लोग खुद ही एक टीचर बनने वाले हो, तो आपको कौन सिखाएगा, आप खुद ही टीचर हो। इसकी स्थापना अगस्त, मैं बस मार खाता हूं टेक्निकल टीम से, मैं बता दूं आपको, ये बार बार ये रहता है मेरे पास, ठीक है, कि टेक्निकल टीम नहीं है मेरे पास, नहीं तो आज मैं स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहा होता, यही चीज आपको सामने खड़ा होके दिखा रहा होता, चीजें समझा रहा होता, है ना। तो कोई नहीं, मटेरियल में दम होना चाहिए, सामने आना, ये उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए किसी को। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। तो ये देखिए आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो जहां वन नहीं दिया उसको काट दीजिए, देखिए वही आपने काट दिया। अब आप दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि इसका पुराना नाम LCP था, अभी हमने पढ़ा, तो ये भी चौथा है। अब जहां चौथा नहीं दिया हुआ उसको काट दीजिए, तो ये चौथा नहीं दिया हुआ है और ये चौथा नहीं दिया, देखिए दो स्टेटमेंट पढ़ के हमने ऑप्शन डी निकाल लिया, सही है।
सही है, बताइए। जी। पांचवा गलत है, तो पांचवा मैंने काट दिया, पांचवा यहाँ भी काट दिया। यह विक्रम विश्वविद्यालय से संबंध था, इनिशियली वाज एफिलेटेड टू विक्रम विश्वविद्यालय, हमने पढ़ा 1964 में जीवाजी विश्वविद्यालय के अंतर्गत आ गया था, ये भी सही है। तो चौथा गलत होगा, यहाँ एलएनसीपी था, ये गलत है। वही मैं देखना चाह रहा था कि क्या एलसीपी आप लोग सही बताते हैं गलत बताते हैं, गलत है ये, एलसीपी गलत है। तो आपका चौथा भी गलत है, और ये बता रहा तमिलनाडु में था पांचवा ऑप्शन भी, तो ये भी गलत है। तो आपका बना 1 2 3। अब 1 2 3 कहाँ पे आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, ए यहाँ पर सही होगा। ठीक है, दिमाग खोल के रखिए आप लोग। ठीक, शाही की स्थापना है, शाही की स्थापना 1984 में हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। इसके बेस पर हम लोग जहां पर ये दिया इसको काट दो, काट दिया। अब यह 1982 एशियाई खेलों की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया था, यह भी बात बिल्कुल सही है। तो जहां दूसरा नहीं दिया उसको काट दो, देखो यहाँ दूसरा नहीं दिया, इसको हमने काट दिया। आप 2 पॉइंट पे जाओ, या तो पॉजिटिव 100%, या तो बिल्कुल ये स्ट्रॉन्ग मन में बना लो अपने थ्योरी के बेसिस पर कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल नहीं हो सकता है और ऑप्शन में मिल रहा है उसको काट दो कि भैया जब ये हो ही नहीं सकता तो ये ऑप्शन में क्यों आ रहा है, उस ऑप्शन को काट दो। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है साई का हेडक्वार्टर मुंबई में है, जबकि ये गलत है, बिल्कुल गलत है। तो चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो जहां जहां 4 दिया वो गलत है। तो डी भी देखिए कट गया, आपका ऑप्शन ए बन गया, 1 2 3 सही है, निकल गया ऑप्शन। टाइम बचा रहे कि नहीं बचा रहे, कोई भी माइक नहीं खोलेगा, जस्ट आप मैसेज करके मेरे को बस सपोर्ट करना और मुझे बताना। आशु ग्रेट जी, राकेश जी, सलोनी बलियान जी, जी सर, ठीक है, बढ़िया, अच्छा है, सलोनी जी, तरुण पवार जी भी बहुत बढ़िया। हाँ, तो ठीक है, मजा आ रहा होगा आप लोगों को क्वेश्चन लगाने में, ठीक है। लेकिन मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही है, इतना ज्यादा लंबा क्लास चल गया, 2 टॉपिक मर्ज कर दिए थे ना इसीलिए। ठीक है, आप लोगों को लास्ट बता रहा हूँ कि अभी इसके बाद जो भी होगा, अगर क्लासेस चलेंगी तो मैं थोड़ा सा भी टाइम बढ़ा दिया, जैसे मैं पहले 3 से लाने वाला था, अब मैं 7 सितंबर से, क्योंकि मेरा जो टारगेट था वो टारगेट पूरा नहीं हुआ है, अगर वो टारगेट पूरा नहीं होगा तो भी क्लास नहीं चलेगी, साफ साफ बता रहा हूँ। ठीक है, तो 7 सितंबर से लेने वाला हूँ मैं, फिर से स्टार्टेड करने वाला हूँ न्यू क्लासेस, और इसके अलावा आपको पूरा शुरुआत से मिलेगा, टॉपिक वाइज वैसे ही सारी चीजें चलेंगी, सो डोंट वरी, है ना, नई चीजें आपको देंगे। अभी तो आपने सिर्फ पहला मेरा देखा है कि ट्रेलर था एक तरीके से, मैं सच बताऊं तो ये एक तरीके से ट्रेलर था आपका, और ये ट्रेलर जब कंप्लीट हो जाएगा, आप देखिएगा जब नए नए अच्छे अच्छे जब टॉपिक्स आते हैं, अच्छे अच्छे चैप्टर आएंगे, स्पोर्ट्स मेडिसिन है, हेल्थ एजुकेशन है, वहां से क्या नया क्वेश्चन आपके सामने निकल के आता है, वो चीज भी हम लोग देखेंगे। तो आप लोग जल्दी जल्दी इसको बुक कर लीजिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, और नहीं तो फिर हम लोग वही हफ्ते में 1 2 दिन मिलेंगे, और वहां पे आपको क्लियर करूंगा सारी चीजों को। ठीक है, देखो मैं साफ साफ बात करता हूँ, बच्चों को फंसा कर इन सब चीजों को नहीं करना चाहता। ठीक, एलएनसीपी त्रिवेंद्रमपुरम की बातें कर लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 17 अगस्त 1985 को हुई थी, और ये 17 अगस्त 1985 को साई एकेडमिक विंग के अंतर्गत आता है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। तमिलनाडु में स्थित है, नहीं। और यह केवल डिप्लोमा कोर्स कराता है, नहीं। तो ऑप्शन 1 2 3 बिल्कुल सही है, तो यहाँ भी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बनाए। आइए यहाँ पर लास्ट देख लेंगे ये वाले क्वेश्चन कि NS पटियाला, तो ये आपका क्या हुआ था 1961, तो यहाँ पर आपका बन गया पहले का सी, देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो डी को काट दो। ठीक है, अब बचा आपका एलएनआईपी ग्वालियर 1957 में, तो यहाँ पर आपका दूसरे का ए बना, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है। अब ये फंसा के रखा है, ये क्वेश्चन कैसे फंसाया हम लोग को देखिए ध्यान से। साई, साई का आपको पता है 1900, तो तीसरे का डी, तो तीसरे का डी देखिए यहाँ पर है, साफ साफ आंसर ऑप्शन नंबर ए निकल गया, बाकी सब गलत है। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है।
थोड़ा इजी था, अब थोड़ा नया क्वेश्चन। नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ये कहाँ पर है लोकेटेड, आपको बताना है, लोकेशन के साथ बताना है। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो एनएसयू है, एनएसयू मतलब नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इम्फाल, मणिपुर में है। तो पहले का सी, तो पहले का सी देखिए यहाँ पर भी है, तो ऑप्शन डायरेक्ट निकल गया। कभी कभी डायरेक्ट निकल जाएगा, कभी कभी नहीं निकलेगा, लेकिन आपको पढ़ना दोनों है। एनएसएम क्या होता है, ये आपका मैंने बताया था कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, एसएम का मतलब है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट नेशनल, ठीक है, ये आपका है नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, जो यहाँ पे कराती है, ये आपका मुंबई में है। एनआईपी आपका ग्वालियर में है, और इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ क्या है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, ये पटियाला में। आगे बात कर लेते हैं साई। जो साई है वो फिजिकल ट्रेनिंग के लिए है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के लिए कौन है, तो स्पोर्ट मैनेजमेंट एजुकेशन देता है एनएसएम। साई क्या होता है, स्पोर्ट डेवलपमेंट एंड एक्सीलेंस प्रोवाइड करता है। एनएसएनआईएस क्या करता है, एनएसएनआईएस आपकी फिजिकल एजुकेशन ट्रेनिंग देता है या कोचिंग देता है, तो कोचिंग वाला काम कराता है। और एलएनआईपी क्या करता है, फिजिकल एजुकेशन की ट्रेनिंग देता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं पहले का सी, तो पहले का सी यहाँ पे मिल गया, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनएसयू इम्फाल। एनएसयू इम्फाल किसके अंतर्गत आती है, मैंने बताया था अभी, गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के मिलकर ये चलाया जा रहा है, ठीक है। एलएनसीपी, एलएनसीपी ये कौन सा है, ये आपका त्रिवेंद्रमपुरम वाला है। तो ये त्रिवेंद्रमपुरम वाला केरला के अंतर्गत चलता है, और जो साई है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स अफेयर्स के अंतर्गत है। एनएसआईएस जो है वो पंजाब गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के साथ मिलकर चलाया जाता है ना। तो इस प्रकार से देखिए अच्छे क्वेश्चन हैं, बढ़िया लेवल पे क्वेश्चन है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए हैं बी वाले, तो इसको काटो पहले, बी वाले पहले सही करो। तो पहले का बी है, दूसरे का सी है, तो दूसरे का सी देखिए यहाँ भी दिया, यहाँ भी दिया। अब आपके पास दो ऑप्शन आ गए, तीसरा साई आपका ए में आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक, तो आज के क्लास में इतना ही, और भी क्वेश्चंस हैं, आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप सभी लोग लॉगिन करिएगा हमारे एप्लीकेशन पर। जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए सारे क्वेश्चंस के, वो एप्लीकेशन पर आ जाएंगे, ठीक है। और सुपर 60 बैच का लास्ट चल रहा है, 3 से 4 दिन और है। इसके बाद फिर ये या तो हम लोग इसको करेंगे या तो फिर उसको नहीं करेंगे, दोनों में से कोई एक डिसीजन होगा। 100% जाएंगे या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव, बीच बीच में मैं नहीं लूंगा इसको, टाइम नहीं है इतना मेरे पास, ठीक है। आप लोग बाकी देखिएगा, और अच्छे क्वेश्चन लगे तो जरूर लाइक करिएगा, लोगों को बताइएगा, जो भी आपके साथी है उनको बताइएगा। और सही चीज और सही मटेरियल प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़े। एप्लीकेशन आप इस नंबर पे प्राप्त कर सकते हैं, इस नंबर को आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। मेरे बुक्स हैं और मेरे एप्लीकेशन हैं, मेरी जो भी फैसिलिटीज है, मैं कोशिश करूंगा कि इस पे जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड की जाए। इसका जो है आपको वीडियोज भी मिल जाएगा इसी पर देखने के लिए। जितने भी अभी मेरे साथ 6 लेसन लिए गए हैं, 6 टॉपिक के क्लास लिए गए हैं, और वो 6 टॉपिक की क्लास आपको एप्लीकेशन पे ही आप एक्सेस कर सकते हैं। वो आप वहाँ पे फ्री एक्सेस में भी आ जाके देख सकते हैं। किसी को दिक्कत होगी एप्लीकेशन संबंधित तो इस नंबर पे बात कर सकता है, ठीक है। या उसको लिंक नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिएगा वीडियो के अंत में, तो वहाँ पे भी दिया हुआ है। मैं जो मैसेज भेजता हूँ उस मैसेज में भी दिया रहता है एप्लीकेशन का लिंक, तो इन सब चीज़ों को आप देख लीजिएगा। चलिए, तो ये हमारा क्लास आज खत्म होता है यहीं पर। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा टाइम की वजह से एक आध दिन हो सकता है गैप होता है बीच में, लेकिन आप लोग बने रहिए। मैं जब आप क्लासेस लेंगे तो वहाँ पे कोशिश करूंगा कि आपको रेगुलर दूं, वहाँ पर आपको निराश नहीं करूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।